एकनाथ शिंदे कुछ कहना मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं। समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं। गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये त्याचं मोजमाप, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्हाला दिलेली आहे। खरं म्हणजे आता आम्ही 2.5 वर्षात जे काम केलं, आता पुढच्या कार्यकाळामध्ये आमची आणखी जबाबदारी वाढली आहे आणि म्हणून जनतेला त्रिवार वंदन करतो आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो। महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते आणि म्हणूनच हा विजय एवढा मोठा विजय मिळतोय। मी माझ्या ठाणे मतदारसंघातल्या कोपरी पाचपकाडी मतदारसंघातल्या देखील मतदारांना धन्यवाद देतो की खूप मोठ्या लीडने, मार्जिनने त्यांनी मला विजयी करण्याचं काम करतायत आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं, सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। तो देखिए एकनाथ शिंदे जिन्होंने अपने इस भाषण में कई बार महायुति गठबंधन का जिक्र किया, वो महायुति गठबंधन यानी जो पूरा गठबंधन है वो साथ मिलकर लड़ा है, जो 2.5 साल में उन्होंने काम किया है, जिसमें लाडकी बहन योजना का उन्होंने जिक्र किया है। सब एक वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कहना ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। परिवार की ओर से काफी आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया, अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोगों को आरोप पसंद है
या काम पसंद है। हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जो जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए। इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। लड़ाई से कैप्टन जो है तो क्या ये लाडली बहन का योजना लाडली बहना योजना जो है क्या ये बेनिफिट करके लाडली बहनों को कभी भी किसी सरकार ने विचार नहीं किया, हमारी सरकार ने किया। इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग पर, लाडले भाइयों का भी वोटिंग, सभी लोगों ने परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा दी। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते, डेवलपमेंट होती है और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक काम में हमें राज्य को केंद्र सरकार ने भी मदद की है और निश्चित रूप से मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है। और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। मैम पीछे सर आखिरी सवाल, आगे की रणनीति कैसे रहेगी? कोई तो एकनाथ शिंदे तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं, महायुति गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जीत ऐतिहासिक है जिसमें लाडली बहन योजना की एक अहम भूमिका है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बीते 2-2.5 साल का जो उनको मौका मिला मुख्यमंत्री के तौर पर, उसमें जो काम किए हैं उसके बाद जिम्मेदारी और जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो काम हमने किया जनता ने उसका इनाम दिया है। लेकिन मनोज सर, जो आंकड़े अब महाराष्ट्र के सामने आए हैं, चूंकि बड़ा राज्य है झारखंड के मुकाबले, इस टैली का आने वाले वक्त में नेशनल पॉलिटिक्स में आपको क्या असर दिखता है? खासकर उन राज्यों पर क्या कुछ असर पड़ेगा जहां बहुत जल्द चुनाव होने हैं? क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मनोबल, उत्साह कार्यकर्ताओं का और ज्यादा हाई दिखेगा? दिल्ली में चुनाव होने हैं बहुत जल्द। देखिए, दिल्ली चुनाव तो बिल्कुल अलग हैं क्योंकि यहाँ के मुद्दे अलग हैं। यहाँ बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। और यहाँ अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पे विधानसभा की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रति जो स्लम्स के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ की फ्री बिजली, फ्री पानी का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बीजेपी को वहाँ सेंध मार पाना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल ही नज़र आता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली में कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है। कॉन्टेस्ट करेगी तो कितना % उसको वोट मिलेगा। और कांग्रेस का जो मनोबल है, बीजेपी का मनोबल तो ऊपर हुआ ही हुआ, उससे ज़्यादा कांग्रेस का मनोबल जिस तरीके से टूटा है इस इलेक्शन में, जैसे हमने देखा कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं थी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को जिस तरीके से फाइट करना चाहिए था उस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने फाइट नहीं करा। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और कांग्रेस का जो कैंपेनिंग का तरीका है वो झारखंड में भी कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव से कंपैरिजन कर रहे हैं वो ठीक है कि लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा अलग है, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस की बात जिस तरह से हम कांग्रेस की कर रहे हैं उसी तरह से अगर मैं बीजेपी के झारखंड में करूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेटर थी, लेकिन वो भी यहाँ पर उसको उस तरह से भुना नहीं पाई। क्या एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक आप देखते हैं? जिस तरह से बांग्लादेशियों वाला मुद्दा, वो घुसपैठियों का मुद्दा कुछ ज्यादा उठा दिया, वो उस तरह से काम नहीं किया। वो तो काम नहीं करा, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मेरे को लगता है कि हेमंत सोरेन के साथ एक सिंपैथी फैक्टर बहुत बड़ा था। जिस तरीके से उसको जेल में डाला और ख़ास तौर से जो वहाँ आदिवासी लोग हैं उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। और दूसरा, करप्शन वहाँ झारखंड में कोई इशू बहुत लंबा चौड़ा वो था नहीं, इस इलेक्शन में भी नहीं था। और अगर पहले के इलेक्शन की बात करें तो काफ़ी सारे इलेक्शंस में झारखंड में करप्शन एक मुद्दा नहीं था। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में 124 सीटें अभी बीजेपी आगे है और 2014 में भी बीजेपी के पास 124 सीटें ही थी और 2014 में भी शिवसेना और बीजेपी ने एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट किया था। तो शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। तो अगर हम इसमें देखें एक अलायंस है, सब ठीक है और बीजेपी 124 सीटों पर आगे है। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेंथ महाराष्ट्र में बहुत काफी है। बिल्कुल, पूरे महाराष्ट्र में कोई ही ऐसा इलाका होगा जहां पर
एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, उसके सामने कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका मुकाबला होगा, चाहे फिर वो पश्चिम महाराष्ट्र हो, ठाणे कोंकण का इलाका हो, उत्तरी महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, कोई भी इलाका हो, वहां पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का मुकाबला है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए जरा। समझ है, अंदाज़ा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इशू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ ही पूरे देश में। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, एक सांसद के रूप में होना चाहिए। और मुझे तो मैं उम्मीद करता हूँ तो रॉबर्ट वाड्रा करता हूँ कि बात भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से कैसे कहें कि भाई चुप हो जाओ, मुझे बात तो करने दो कम से कम। उत्साहित बहुत ज्यादा है। लेकिन हम जो अपने पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मनोज सर एक चीज और, आपने सुना भी एकनाथ शिंदे को, उन्होंने लाडकी बहन योजना का ही सबसे ज्यादा जिक्र किया। महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा। ये बिहार से संभवतः नीतीश कुमार ने पहले शुरू किया होगा कि उन्होंने महिला वोटर्स पर फोकस किया, शराबबंदी और तमाम स्कीम्स को लेकर। फिर मध्य प्रदेश का मॉडल हमारे सामने है। आपको लगता है कि अब ये एक नया पैटर्न है जो बाकी राज्यों में भी आगे बढ़ेगा कि अगर आपको जीत सुनिश्चित करनी है तो महिला वोटर्स पर सबसे पहले अपनी पकड़ बनाइए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ भी, जिस क्षेत्र में भी पैसे की कमी होगी, गरीबी होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, तो आप ये देखिएगा कि महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि घर चलाना, घर चलाने की जिम्मेवारी, घर में सबको खाना मिले, वो महिलाएं ही करती हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी ऐसी स्कीम आती है जिसमें कि महिलाएं डायरेक्टली इम्पैक्टेड हों, तो वो वोट बैंक में कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्ट होगी। और ये चीज़ सबसे पहले मध्य प्रदेश ने हमें दिखाई। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, आपको ध्यान होगा जब हमारा कॉन्क्लेव हुआ था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जितने भी महाराष्ट्र के नेता आए थे, तो वो सारे के सारे इस स्कीम को लेके काफ़ी उनके अंदर उत्साहन था। जबकि हमारा कॉन्क्लेव चार महीने वो था, पहले था, 3-4। तो आप ये देखिएगा कि लोगों को, तो लाडकी बहन योजना एक ऐसी योजना है जो कि महाराष्ट्र के लिए गेम चेंजर बनी। और क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया और 4,500 रुपये तक अभी तक उनके अकाउंट में आ चुका है, तो मेरे को लगता है कि जब ये पैसा आ गया तो लोगों को लगा कि हाँ भाई वाकई आ रहा है और आने वाले टाइम पर भी आएगा। और इन्होंने घोषणा करी कि 1,500 रुपये को वो 2,100 करेंगे, तो लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आई। और मेरे को लगता है कि महिलाओं ने इस बारी बीजेपी को ज़्यादा वोट किया होगा और ये फॉर्मूला आने वाले टाइम पे सारे के सारे स्टेट अपनाएंगे। मतलब ये कि महिलाएं जिस तरफ होंगी वो पलड़ा भारी रहेगा, और फिर वो चाहे लाडली योजना हो या फिर मैया हमने झारखंड में ही क्यों ना देखी हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि महिलाओं के हाथ में 1,500-2,000 थमाने से बेटर है कि उनको वैसे आप स्वावलंबी आप उस तरह से बनाए इंडिपेंडेंट, तो ज्यादा बेटर होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, तुरंत हाजिर होते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हो सकता है शाम में 7 बजे आज बीजेपी मुख्यालय पे जाकर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करें। यानी महाराष्ट्र की ये जो बड़ी परंपरा हो गई। विकास चंद्रा का एक रिएक्शन ले लेते हैं सर, उसके बाद फिर विकास जी, क्या कार्यक्रम के बारे में अपडेट है? सवाल एक बार फिर से दोहराएं, कार्यक्रम के बारे में मैं अपडेट पूछ रहा था। प्रधानमंत्री शाम 7 बजे जाने की बात करेंगे पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को शाम 7 बजे। जी, क्योंकि हर बार रहता है जब भी चुनाव परिणाम आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं पार्टी कार्यालय में। और क्योंकि ये बीजेपी में नियम है कि चुनाव परिणाम के बाद एक बैठक होती है, उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड कहा जा सकता है, और जितने वरिष्ठ नेता होते हैं उसमें शामिल होते हैं, समीक्षा होती है, फिर आगे की रणनीति तय होती है। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और देश को पैगाम भी देते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम आया है वो शाम 7 बजे का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। और उसी तरीके से जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने देखा हरियाणा
हरियाणा का जब परिणाम आया था और उसके पहले जो चुनाव परिणाम आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने अपनी बात यहाँ रखी थी। तो ये पहले से तय रहता है बीजेपी में, शुरू से बीजेपी ऐसा करती आ रही है। तो आज शाम को बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता यहाँ हैं, जितने भी चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, जो चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, जिनको चुनाव में दायित्व दिया गया था, उन सभी लोगों को भी बुलाया गया है कि सभी लोग पार्टी दफ्तर में पहुंचे। जी ठीक है, तो शाम 7 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन। लेकिन एनके सर, वो फ्रीबीज को लेकर जो सवाल था। हाँ देखिए, ये फ्रीबीज का जो मनोज जी की बात है उसी को हम नेशनल लेवल पे एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो एक ऊपर का वर्ग तो काफी मालामाल हो रहा है, नीचे वो पैसा नहीं जाता है। नतीजा क्या होता है कि उससे नाराजगी बढ़ती है, महंगाई बढ़ी, उसके पास पैसा नहीं है, वो खरीद नहीं पाता है, बेरोजगारी आई क्योंकि एमएसएमईज नहीं चलेंगे, तो एक चेन रिएक्शन होता है। तो अब सरकारों ने किया क्या है, ये बात सही है कि अगर आप पॉलिसी बदल देते और रिच पुअर डिवाइड कम हो जाता तो शायद जीडीपी आपका घट जाता, लेकिन हर आदमी खुशहाल रहता। इस इकोनॉमी में यह है कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ता गया है, जीडीपी भी आपका बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ है कि नाराजगी नीचे के लेवल पे रहती है। उसको आप कंपेंसेट कैसे करते हैं? डायरेक्ट डिलीवरी मोड में जाके सीधे पैसा फेंकते हैं, और यही है लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश में हो, चाहे लड़की स्कीम यहाँ हो, या तमाम जो ये स्कीम्स आ रही हैं जो आप पार्टी ने भी किया, फ्री बिजली दे दिया, फ्री वो दे दिया, ये किसानों को जो हम देते हैं। तो हकीकत ये है कि अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कॉस्ट कम नहीं किया तो क्या करेंगे, किसानों को आप वो सम्मान निधि देना शुरू करेंगे। तो यही इस पूरे देश में हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि आपकी इकोनॉमी एक्चुअल जो है, जो प्रोडक्टिव चैनल्स में जाती, जैसे फ्रीबीज आपने दिया, तो अगर